ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा टॉपिक जिससे सेकंड ग्रेड के अंदर बोलो 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, एक तो आता ही आता है, कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या स्टडी करना है। ओके, पहले इधर ध्यान दो। टॉपिक ऐसा है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट होता क्या है, फंडे क्लियर नहीं होने के कारण वहाँ हम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में नहीं कर पाते हैं। तो हम इस टॉपिक को इतना अच्छे से समझेंगे और पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद मुश्किल से 2 या 3 फॉर्मूले होंगे जो याद करने की जरूरत है, बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बात समझो ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, मैं बहुत कम चीजें याद करने के लिए बोलता हूँ। फिजिक्स में जितना ज्यादा समझोगे, जितना ज्यादा एक ही फॉर्मूले से चीजें निकालना सीखोगे, उतने ही आप मस्त रहोगे। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब, टॉपिक हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ग्रेविटेशन। नाम तो सबने सुना ही है, बोलो क्लियर। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले करेंगे, बोलो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। पहले सबसे पहले चीज पढ़ेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, का नियम। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ, मैंने कहा, ग्रेविटेशन। क्लियर? ओके, मैंने कहा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, दूसरी चीज पढ़ेंगे हम गुरुत्वीय त्वरण। क्या पढ़ेंगे? बोलो, गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। क्या पढ़ेंगे? बोलो, मैंने कहा ग्रेविटेशनल। क्लियर? ओके, ग्रेविटेशनल, मैंने कहा ग्रेविटेशनल, ओके, एसिलरेशन। ठीक है, बोलो एसिलरेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर तीसरी चीज, जी में परिवर्तन। क्लियर? ओके, क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा वेरिएशन। ठीक है, इन जी। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ओके, इधर ध्यान देना, हम पढ़ेंगे यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? बोलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, एस्केप वेलोसिटी, प्लायन वेग। क्या पढ़ेंगे? बोलो, प्लायन वेग। ओके, बोलो एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे कक्षीय वेग। क्लियर? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे ग्रही गति। बोलो, प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, बोलो प्लेनेटरी, मैंने कहा प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, प्लेनेटरी, बोलो प्लेनेटरी, प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, प्लेनेटरी मोशन। और उसके बाद केपलर के नियम। ओके, केपलर के नियम। ओके, केपलर्स लॉ। ओके, केपलर के नियम। मतलब मोटा मोटा मैंने इस चैप्टर को कितने भाग में डिवाइड कर दिया? 8 भाग में। अब सुनना मेरी बात को, 15-20 साल के अंदर सेकंड ग्रेड में इन सभी पार्टों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर? बोलो, इससे भी पूछे गए हैं, इससे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, जी में परिवर्तन, एस्केप वेलोसिटी से भी पूछे गए हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी पूछे गए हैं, केपलर लॉ से भी पूछे गए। इसका मतलब हर एक सेगमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हमें कैसे स्टडी करना, पहले मैंने आपको बता दिया, ताकि हमें पता रहे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। फंडे में सारे क्लियर कर दूंगा। जब टॉपिक खत्म होगा तो आपको कुछ भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी, सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी। क्लियर? तो आप पहले ये नोट कर लो, ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या स्टडी करना है। ओके,
जिन पे स्टार लगाए हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, एक बार नोट किया, ये बोलो क्लियर। स्टार्ट करें चैप्टर, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया क्या कंटेंट हमारे सिलेबस में है और क्या हमें पढ़ना है, क्लियर। टॉपिक का नाम क्या है, ग्रेविटेशन। तो आपसे मैं कहूँ बहुत समझने का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, बात समझ रहे हो ना। ओके, तो ये टॉपिक हमें बहुत कुछ सिखाएगा, बात समझ रहे हो ना। तो सबसे पहला कंटेंट हम पढ़ेंगे जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। बात समझ, न्यूटन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यूटन ने दिया है, बोलो बात समझ ना। ओके, और किसी का पता नहीं, ये जो सबसे पहली चीज लिखी ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बात समझ ना। तो वहीं से हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला कंटेंट लिखे, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ। ओके, एक बार ये नोट कर लिया। हर एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, केपलर लॉ बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर। प्लेनेटरी मोशन, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एक एक को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्लियर। तो एक बार कंटेंट नोट कर लिया सबने, बोलो ओके। अच्छा, बस अब आप इधर ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोलो न्यूटन का सार्वत्रिक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ओके, का नियम। ओके, मैंने कहा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लियर। ओके, न्यूटन्स मैंने कहा यूनिवर्सल लॉ ऑफ, मैंने कहा आपको ग्रेविटेशन, क्लियर। ओके, न्यूटन का मैंने कहा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ओके, अब आप 10-15 मिनट इधर ध्यान दो। बोलो थ्योरी केवल 10-15 मिनट की है, उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बोलो बात समझ ना। तो पहले थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए। बचपन से हमने सुना है कि इस नियम में न्यूटन ने क्या कहा है कि जब भी दो मास, दो पार्टिकल, क्लियर, बोलो आर डिस्टेंस पे दो मास m1 और m2, जिनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, क्लियर। तो वो जब r डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो गुरुत्वीय बल लगता है, वो दोनों मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चे बच्चे को पता है ये बात, बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब ऐसी बात है, तो इसलिए बोलो हम ये लिख सकते हैं m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कर दिया -g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लोगों ने पूछा न्यूटन से यहाँ माइनस क्यों लगाया, तो न्यूटन ने कहा कि जिस फोर्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसका नेचर हमेशा अट्रैक्शन का होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव लगा रहा हूं। मतलब इस टॉपिक के फॉर्मूले में नेगेटिव आए वो केवल यही बताता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल हमेशा अट्रैक्शन, आकर्षण प्रकृति का होता है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा यहाँ, क्लियर, यहाँ नेगेटिव साइन, नेगेटिव चिन्ह, बोलो यह बताता है, यह बताता है
कि गुरुत्वीय गुरुत्वीय बल, क्लियर, गुरुत्वीय बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब Fg। बोलो आप समय को हमेशा हमेशा आकर्षण, क्लियर, आकर्षण प्रकृति, क्लियर, मैंने कहा अट्रैक्शन नेचर, क्लियर, अट्रैक्शन नेचर वाला, ठीक है, वाला होता है। ओके, चलो ठीक है। M1 M2 क्या है, पार्टिकल का मास है, R क्या है, बीच की डिस्टेंस है। तो नई चीज क्या आई, G आया, बोलो क्लियर। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा जो G है वो क्या है, बोलो सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है, बोलो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, क्लियर, ग्रेविटेशनल, मैंने कहा आपको यहाँ पर ग्रेविटेशनल, क्लियर, कांस्टेंट, ठीक है। ओके, बहुत कम चीजें होती है जिनके आगे नाम क्या लगता है, यूनिवर्सल लगता है। और जब किसी के नाम के आगे यूनिवर्सल, सार्वत्रिक लग जाता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू सब जगह सेम होती है, सबके लिए सेम होती है, क्लियर। तो आपको मैंने कहा जी का मान, ओके, वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी देखें तो G इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर, क्लियर, बात समझ, ये वैल्यू होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये लोग किसने दिया है, न्यूटन ने, लेकिन ये वैल्यू न्यूटन ने नहीं दी है। ये वैल्यू किसने दी है, हेनरी कैवेंडिश ने दी है, क्लियर, किसने दी है, बोलो हेनरी कैवेंडिश वैज्ञानिक ने दी है। किसने दी है, बोलो हेनरी कैवेंडिश ने। तो बहुत सी बार आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में जी की वैल्यू किसने दी है, पहला ऑप्शन न्यूटन ही होगा, बोलो बात समझना। लेकिन न्यूटन ने नहीं दी है, किसने दी है, हेनरी कैवेंडिश ने दी है। बात समझ में आए, बोलो ओके, यहाँ तक बात समझ में आए, बोलो। अब मैंने कहा कि बोलो थोड़ी तो यही है, बोलो बात समझना। यानी मैं आपसे कह दूं यहाँ पर कि फॉर न्यूमेरिकल यूज, फॉर न्यूमेरिकल यूज किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ना नेगेटिव लगाना है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, बात समझ में, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया, क्लियर। अब क्या होता है, कुछ चीजें जो इससे डायरेक्ट पूछ ली जाती है, क्लियर, वो हम पहले स्पेशल नोट में देखेंगे, क्लियर। तो पहला आप ये नोट करोगे, फिर मैं कुछ स्पेशल नोट बताऊंगा और फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर। ओके, तो यहाँ से नोट करोगे, क्या स्टार्ट किया हमने टॉपिक, बोलो ग्रेविटेशन टॉपिक स्टार्ट किया है, क्लियर। और उसके अंदर पहला कंटेंट पढ़ाने जा रहा हूँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है।
बात समझ में आई बोलो? बिल्कुल हमने जो बचपन से पढ़ा है वहीं से हमने शुरुआत की है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे लॉजिक सारे फंडे आपके क्लियर करूंगा मेरे तरीके से, बोलो मेरे स्टाइल से, ठीक है? नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है? अट्रैक्शन नेचर, दैट्स ऑल। बात समझ में आए बोलो ओके? वाई ए नोट बोलो ओके? ओके हो गया बोलो आपका, ठीक है? ओके, तो अब हम पहले कुछ स्पेशल नोट देखेंगे। हर स्पेशल नोट मतलब अपने आप में डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पहले स्पेशल नोट, फिर अपन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, क्लियर? तो पहले मैंने लिखा स्पेशल नोट, ओके? स्पेशल नोट में नंबर 1, क्लियर? स्पेशल नोट में नंबर 1, क्लियर? पहला स्पेशल नोट क्या बता रहा हूँ, इधर देखो। मैंने कहा यहाँ पर बोलो एफ जी, ठीक है? एफ जी का मतलब क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर? का सदिश रूप, क्लियर? ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ एफ जी। पहला क्या लिख रहा हूं? वेक्टर फॉर्म ऑफ एफ जी, क्लियर? तो आपसे मैं न्यूटन क्या कहता है कि मेरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वेक्टर फॉर्म जी m1 m2 आर स्क्वायर आर कैप, क्लियर? ये होता है। बात समझ में आए बोलो ओके? अब मैंने कहा आर कैप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आर वेक्टर डिवाइड बाय आर परिमाण, क्लियर? बोलो आर वेक्टर डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये रखूंगा, तो बताओ दूसरा वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा? माइनस जी m1 m2, यह आर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या रख सकता हूँ? आर डिवाइड बाय आर। तो हम क्या देखते हैं कि बोलो यहाँ पर क्या बन गया? माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर क्या हो गया? आर क्यूब, क्योंकि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, क्लियर? और आर वेक्टर। तो इसका मतलब ये दोनों जो मैंने बताया है, क्लियर? ये और ये दोनों एक ही चीज है, बोलो क्लियर? जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एफ जी का वेक्टर फॉर्म क्या है, अगर आर केप हो तो नीचे आर स्क्वायर वाला टिक करना है, और आर वेक्टर हो तो आर क्यू वाला टिक करना है। पहला समझ में आया बोलो? आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा आपको पूछा जाए एफ जी का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, 4 ऑप्शन होंगे, बोलो क्लियर? तो ये दोनों क्या है? सेम है, बोलो बात समझ?
जब आर कैप हो तो नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर, और जब आर वेक्टर हो तो क्या आएगा, आर क्यूब। वो लोग गलती इसलिए करा देता है क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है नीचे आर स्क्वायर, तो चार ऑप्शन किस रूप में दे देता है, आर कैप में। तो आर स्क्वायर नहीं, आर क्या होगा बोलो, क्यूब होगा। पहला स्पेशल नोट समझ में आया बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ ओके। तो अभी जैसे मैंने बताया आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाई आर होता है। इसका मतलब ये वाली बात तो पूरी फिजिक्स में लगती है, बोलो बात समझ। कहीं पर भी आर कैप आए वहां पर क्या कर सकते हैं, आर वेक्टर डिवाइड बाई आर कर सकते हैं, बोलो बात समझ में। ओके, स्पेशल नोट नंबर 2 क्लियर। मैंने कहा मेरे से पूछा जाए यूनिट ऑफ जी, मतलब गुरुत्वीय नियतांक क्लियर की इकाई, ये भी अपने आप में एग्जाम का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। किसकी यूनिट निकालनी है, इसकी। तो मैंने कहा इसलिए g इज इक्वल टू इधर ले जाऊंगा f इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। बताओ यूनिट ऑफ g करूंगा तो एफ फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, बच्चा बच्चा जानता है। आर की क्या होती है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। मास की किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये भी अपना में क्वेश्चन है, बोलो क्लियर। ओके, नंबर 3 मैंने कहा मेरे से पूछा जाए जी की विमा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर मैंने लिखा डायमेंशन ऑफ जी। ओके, हम क्या लिखेंगे, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई कोई भी क्वेश्चन होगा सोल्व तो इसी से करेंगे, बात समझ ना। ओके, तो मैंने कहा अगेन बोलो क्या करेंगे, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 m2। अच्छा बताओ एफ की डायमेंशन क्या होती है, बच्चा बच्चा जानता है, m1 l1 t-2 क्लियर। ओके, सबको दो की डायमेंशन हमेशा याद होनी चाहिए, एक फोर्स की और एक वर्क की। बोलो इन दो के बिना तो काम ही नहीं हो सकता, बात समझ में आए। ओके, फिर मैंने कहा आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और m1 का क्या कर दूं, m2। तो मैंने देखा एक बोलो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1 क्लियर, हाँ या ना। ओके, मैंने कहा एल कितना हो गया 3 और टी कितना हो गया -2। कभी भी निकाल के टिक कर सकते हो, क्लियर। तो ये भी अपना में क्वेश्चन है, बोलो बात समझ ना। ओके, नंबर 4 मतलब स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूँ, वो चीजें वो क्वेश्चन जो फिक्स है, बोलो बात समझ ना, जो तो पूछे जा ही सकते हैं, और बाकी हम ऑप्शन की फॉर्म में वो करेंगे जो हाइपोथेटिकल है, बात समझ ना। तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने कहा जो एफ जी है, एफ जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बार बार मैं पूरा गुरुत्वाकर्षण बल ना बोलकर क्या लिख रहा हूं, एफ जी। मैंने कहा न्यूटन, न्यूटन के गति के थर्ड नियम। ओके, मैंने कहा आपको थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, बोलो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इट मीन्स अर्थात एक्शन रिएक्शन लो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए, 3 नियम दिए, क्लियर। पूरा टॉपिक हम आगे जाके पढ़ेंगे, बोलो बात समझ ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि एफ जी न्यूटन के गति के थर्ड नियम, अर्थात कौन सा बोलो, क्रिया प्रतिक्रिया, क्लियर, के नियम। ओके, के नियम मतलब एक्शन रिएक्शन लो, क्लियर। ओके, का पालन करता है, पालन बोलो करता है। मतलब इस पॉइंट से मैं क्या कहना चाहता हूँ समझना, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर। कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये एक m1 पार्टिकल है, क्लियर, ये एक m2 पार्टिकल है, क्लियर, बीच की डिस्टेंस r है, क्लियर। तो एक दूसरे पर लगाने वाले बोलो बलों का अनुपात, क्लियर, आपसे मैं कह रहा हूं होगा, क्लियर। रेशियो पूछा मैंने, बात समझ में आए। तो मैंने कहा यार जब मैं इसका फोर्स निकालूंगा तो मुझे बताओ तब भी दोनों का मास मल्टीप्लाई होगा और बीच की डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगी। जब इस पे फोर्स लगाऊंगा तो भी बोलो दोनों का मास और बीच की डिस्टेंस, इसका मतलब F1 और F2 हमेशा उनका रेशियो क्या आएगा, 1:1। बात समझ में। तो यही तो एक्शन रिएक्शन लो है,
बात समझ में आए बोलो। इसका मतलब हुआ इस पर बेस कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। एक बार पूछा गया पृथ्वी का मास इतना है, चंद्रमा का मास इतना है, बीच की दूरी इतनी है, बताओ एक दूसरे पर लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या होगा, तो भी 1:1। बात समझ में। एक हाथी है, एक चींटी है, दोनों का मास इतना है, एक दूसरे पर लगने वाले बलों का अनुपात एक अनुपात। अरे समझे समझे बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आए बोलो। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए, जब रेशियो एक दूसरे पे लगने वाला पूछे तो आंसर क्या होगा, 1:1। ये वाला मैंने स्पेशल नोट क्या बताया, समझ में आया कि न्यूमेरिकल रूप में दिया जाए लेकिन आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ। बात समझ में आए कि न्यूटन का जो बल गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम यानी थर्ड लॉ को पालन करता है, यानी हमेशा रेशियो क्या होगा, 1:1। बात समझ में, ये वाला पॉइंट भी समझ में आया बोलो आपको, ओके। अच्छा, अब मैंने कहा नंबर 5 क्लियर, मैंने कहा बोलो एफ जी, ओके। व्युत्क्रम वर्ग क्लियर, मैंने कहा बोलो इनवर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्लियर, इनवर्स स्क्वायर लॉ न्यूटन व्युत्क्रम वर्ग के नियम क्लियर, ओके का पालन करता है, ठीक है, पालन करता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको पता है कि एफ जी और आर में रिलेशन क्या होता है, 1/r²। इसका मतलब फिजिक्स में कोई भी फोर्स हो, अगर उसके फॉर्मूले में नीचे r², 1/r² आता है, उन सब के लिए ये लागू होता है। बात समझ में आए कि ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। बात समझ में, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता। ये मुझे क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि आर जितना बढ़ेगा एफ जी उतना ही कम होगा। बोलो बात समझ में आए, आर जितना बढ़ेगा एफ जी उतना ही कम होगा, यही पता चल रहा है बोलो, बात समझ में आए बोलो, ओके। तो मेरे कहने का मतलब मैंने 5 जो आपको स्पेशल नोट बताए वो तो सारे क्वेश्चन है, बट वो डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्लियर। ये 5 तो बातें समझ में आ गई बोलो। आपसे मैं करूं, कभी भी जी की यूनिट पूछी जा सकती है, जी की वैल्यू पूछी जा सकती है, जी की डायमेंशन पूछी जा सकती है, जी की 3 ही चीजें मैंने आपसे बताई बोलो, और देने वाला कौन है, हेनरी कैवेंडिश। बात समझ में आए। और मैंने आपको बोलो थर्ड लॉ बताया, मतलब उसका क्वेश्चन समझ में आया कि 2 मास देते 8 देते, दोनों एक दूसरे पर बलों का रेशियो, तो क्या सोल्व करने की जरूरत है, बात समझ ना, 1:1 ही आएगा। और ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई, ये सबके लिए लागू होती है जिन फोर्स के अंदर नीचे क्या आता है, r², सबके लिए लागू होता है। बात समझ में आए बोलो, ओके। चलो अब आप करोगे ये 5 स्पेशल नोट, ओके। यहां तक तो नोट कर लिया था बोलो, बात समझ ना, ओके।
ओके, फर्स्ट नोट समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, बैक करूं? ओके, हो गया ये भी नोट बोलो, बात समझ ना? ठीक है, ये जो भी कर रहे हैं एक ही फॉर्मूले से कर रहे हैं, एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब मैं यूनिट निकालता हूं, जब मैं डायमेंशन निकालता हूं, जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करता हूं, तो हमेशा एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर ही लिखता हूं। जब मैं वेक्टर फॉर्म लिखता हूं, जब मैं ओरिजिनल फॉर्म लिखता हूं, तब मैं माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप लिखता हूं। बात समझ में आए बोलो आपको? ओके, तो ओके, थर्ड स्पेशल नोट नोट हो गया बोलो आपसे? ओके, हटा दूं? ठीक है, फॉलो थर्ड लो, एक्शन रिएक्शन लो, क्लियर ऑफ मोशन, एफ जी फॉलो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बात समझ ना?
ओके। हो गया बोलो, हो गया। इस पे बेस क्वेश्चन यही करा दिया। और ये तो मैंने ऐसा कराया है M1 M2, और इसमें मैंने 2-3 वर्बली बोला है कि जो एग्जामों में आए हुए हैं ऐसा जान के देता, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, सूर्य का द्रव्यमान इतना है, डाटा देता है दोनों के बीच की दूरी इतनी है, दोनों एक दूसरे पर लगाने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। पता चला 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, 1:1। बात समझ में आया बोलो ओके। क्योंकि जब भी ऐसा करेंगे तो उसमें भी दोनों का मास मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी दोनों का मास मल्टीप्लाई होगा, दोनों में बीच की दूरी का स्क्वायर का इनवर्स होगा, दोनों में होगा, तो रेशियो तो 1:1 ही आएगा। बोलो बात समझ रहे ना ओके। किया ये नोट बोलो। इस स्पेशल नोट पे बेस मैंने ये एग्जांपल बता दिया, क्लियर ओके। कुछ बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई बोलो आपसे, क्लियर ओके। यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको, क्लियर। तो ये तो 5 अपने आप में क्वेश्चन बनते ही हैं, और कैसे बनते हैं अपन करने जा रहे हैं, क्लियर ओके। जैसे मैंने कहा यदि दो समान द्रव्यमान, क्लियर ओके, दो सेम मास, क्लियर, टू सेम, मैंने कहा ओके, इक्वल मास पार्टिकल, क्लियर ओके। क्या बोला मैंने, यदि दो समान द्रव्यमान के कण, ठीक है, आर दूरी पर स्थित होते हैं, क्लियर, तो एफ बोलो आपसे मैं कहूं बल, ठीक है, लगता है ओके। यदि 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 बीच की दूरी, क्लियर ओके, को मैंने कहा को दुगुना, ठीक है, 2 टाइम्स इंक्रीज, दुगुना मैंने कहा 2 टाइम्स बोलो इंक्रीज, क्लियर, डबल ओके, ऐसे कर दूं डबल ओके, कर दिया जाए तो अब बल होगा, क्लियर ओके। बात समझ, एक सैंपल करा रहा हूं। डेफिनेटली ऑप्शन क्या होगा, F/2 मिलेगा, एक F/4 मिलेगा, एक 4F मिलेगा, एक बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एक F मिलेगा, क्लियर। तो आपसे मेरे को वेरी इजी, देखो एक मैं करा रहा हूं ऐसा, एक आपसे पूछूंगा, ध्यान से समझना। वैसे ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बिना पेन चलाए कर सकते हैं, कैसे, मैंने कहा यार बोलो आपसे मैं करूं F बराबर है क्या, M1 M2 अपॉन R², उसने मास इक्वल दे दिया और मास में को चेंज किया ही नहीं है, खाली R में ही किया है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो R अगर डबल करूंगा तो ये क्या होगा, चौथाई होगा बोलो, अरे F/4। बात समझ में आए। और कोई के नहीं, मुझे तो थोड़ा सिस्टमेटिक करके बताओ, कोई बात नहीं बच्चा, ये ले F2 अपॉन F1 R1 अपॉन R2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, बोलो आपसे मैं करूं, R1 क्या दे रखा है R, R2 क्या दे रखा है 2R। बात समझ में आए, और डबल किया है ना ओके। F1 क्या दे रखा है F, और F2 तेरे से पूछा है ओके, कोई बात नहीं, F2 की जगह F2, F1 की जगह F,
R1 की जगह R2 की जगह 2R। बताओ R से R कट हो गया, 1/2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा। तो बताओ F2 क्या हो जाएगा? अरे F2 क्या हो जाएगा? F2 क्या हो जाएगा? F उधर जाएगा तो F/4। बात समझ में आएगी नहीं है? बट ऐसा हम इतना सारा क्यों करें? कोई हमारा कोई बोर्ड का एग्जाम है बोलो? अरे समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर? पहले बताओ, समझ में आया बोलो? यहाँ से ही पता चल रहा है कि एफ और आर में इन्वर्सली अगर इसको दुगुना करूंगा तो मुझे बताओ, इसको दुगुना करूंगा तो बताओ R/1/4 ही होगा ना? क्लियर? ओके। तो एक ऐसा मैं पूछता हूँ आपको, बोलो क्लियर? ये समझने के लिए, बाकी तो 5 सेकंड में कर सकते हैं। क्लियर? ओके। सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। मास को दुगुना किया, आर वही रखी, एफ क्या हो जाएगा? मास वही रखा, आर दुगुना किया, आर आधा किया, आर चौथाई किया, आर 3 गुना किया, और दुनिया बन के बन सकते हैं। जैसा बोले वैसा करो, टिक कर दो, बस फॉर्मूला एक ही काम आएगा। F=G m1m2/r²। क्लियर? मैं दूंगा 4 ऑप्शन के साथ, मुझे 10 सेकंड में बताना आपको। क्लियर? ओके। हटा दूं मैं? बोलो, हटा दूं? आया समझ में? बोलो ओके। आपका नंबर है, ठीक है? मैंने कहा यदि दो कण, दो समान द्रव्यमान, ओके, के कण जब r दूरी पर होते हैं तो उनके मध्य, उनके बिटवीन, उनके मध्य F, बोलो आपसे मैं कहूँ, न्यूटन लगता है, लगता है। यदि यदि दोनों दोनों यदि दोनों द्रव्यमान, क्लियर, ओके, को आधा 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 कर दिया कर दिया जाए, ओके, तथा तथा बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी को भी आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो अब बल होगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया कि इंग्लिश में लिखूं मैं? बोलो, if two equal mass present between r distant and force is F, if mass, every mass is double and every mass is half and distance between mass, बोलो, also half, तो find out new force। क्लियर? पहला ऑप्शन है ए, बोलो ऑप्शन 4F, दूसरा है F/16, एक है F/8 और एक है बोलो F। बात समझ में आए? बोलो ओके।
ओके हो गया, बात समझ में आए बोलो। इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, बोलो बात समझना, ठीक है। ऑडियंस बोल ले, एक किस किस का आंसर है? बी, सी, डी। ओके, डी होगा, बोलो बात समझना, क्योंकि आपने देखा कि F इज इक्वल टू जी, बोलो आपसे मैं को एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये पहला था, और दूसरे का F डैश जी, इसको भी किया आधा, मैं भी कर दूं आधा, इसको भी किया आधा, मैं भी कर दूं आधा, और इसको भी किया आधा, मैं भी कर दूं आधा, लेकिन नीचे स्क्वायर है, बोलो क्लियर। तो मैं क्या देखता हूँ, जी एम स्क्वायर 4 और आर स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, और वही आ गया जो पहले था। इसका मतलब हुआ एफ डैश और एफ क्या होगा, सेम होगा। आया कि नहीं आया समझ, बोलो। ये जो बी में सी में हाथ खड़े करने वालों, क्या गलती करी, समझ में आए बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ। ओके, पहले बताओ समझ में आए? ये मैंने पैटर्न बताया, क्या यहाँ अनगिनत क्वेश्चन नहीं बन सकते? जैसा बोला जाए वैसा करना है, आंसर जो आएगा वो टिक करना है। और प्री माइंड हो सकते हैं क्या इसमें कुछ, बोलो। जैसा बोला जाए वैसा करना है, क्लियर। बात समझ में आई मेरी आपको, बोलो क्लियर। ओके, अब ये वाली वैरायटी कर लोगे, दो मास देखकर बीच की दूरी देख के दोनों पे एक दूसरे का रेशियो पूछे, वो वाला कर लोगे। बात समझ लो ना। ओके, एक पूरा फॉर्मूला यूज करने वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला वैरायटी आ गई, बोलो। अरे इसमें कोई अंत नहीं है, कितने भी बन सकते हैं। बात समझ में, जो दी जाए इंफॉर्मेशन उसको यूज करना है, आंसर अपने आप आएगा। बात समझ में आई मेरी आपको, बोलो क्लियर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपको बोलते हैं कि एक ट्राइंगल है, ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ध्यान से समझना, क्लियर। जिसके यहाँ पर भी m मास है, यहाँ पर भी m मास है, यहाँ पर भी m मास है, और सेंटर में भी m मास है। बोलो बात समझ में आए, बोलो हाय या ना। ये सब दे रखा है, क्लियर। ओके, और आपसे बोला कि भाई ये इसकी ए दूरी है, बात समझ में आए। तो इस सेंटर, क्लियर, बोलो पॉइंट, सेंटर पॉइंट मतलब क्या है, केंद्र बिंदु, ओके, पर स्थित द्रव्यमान, द्रव्यमान पर बोलो पर परिणामी, परिणामी क्लियर गुरुत्वीय बल, क्लियर गुरुत्वीय बल आपसे मैं कह रहा हूं एफ जी होगा, क्लियर। ऐसा एग्जाम में आता है, ध्यान से समझना। ऑप्शन क्या आता है, बोलो एक आता है सपोजेड 1, एक आता है 0, एक आता है इनफाइनाइट, और एक आता है सपोजेड, बोलो मैंने कहा यहाँ पर 2gm स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। ये मैंने ऑप्शन दिया, मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, ये ऑप्शन दिया। ओके, तो आपसे मैं करूँ, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है, कितनी बार पूछा गया है। देखो मैंने कहा इसका हम करते हैं सॉल्यूशन, क्लियर। ओके, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कहा यार, मेरे को बोला यहाँ पर एक m है, चलो यहाँ पर भी एक m है, ओके, यहाँ पर भी एक m है, और यहाँ पर भी एक m है। बात समझ में आए? मुझे एक बात बताओ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्शन का फोर्स है, बोलो क्लियर। तो इसका मतलब हुआ
कि इन दोनों की वजह से इसका अट्रैक्शन बोलो, इन दोनों की वजह से ऐसे क्लियर, चूंकि मास इक्वल है और डिस्टेंस भी ये इक्वली होगी बोलो, तो मैंने सपोज दैट इसको एफ कह दिया। क्लियर? तो बताओ इसको भी एफ कह दिया, बात समझ में है, और इसकी वजह से इसको भी क्या कर दिया, अरे क्या कर दिया बोलो, एफ कर दिया। बात समझ में है, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई कि जब भी दो मास और बीच की डिस्टेंस होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और वो हमेशा अट्रैक्शन का होता है। अब मैंने क्या देखा, ये एंगल कितना है, 120 है कि नहीं है बोलो, बात समझ में। अब फिजिक्स कहती है कि जब भी दो वेक्टर 120 पर होते हैं तो आपसे मेरे को उनका रिजल्टेंट भी वही आता है। क्या बोला मैंने आपसे, मैं कह रहा हूं जब दो वेक्टर 120 के एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं ए नेट जो आता है वो भी क्या आता है, वही आता है। बात समझ में आए बोलो? इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, क्या आएगा, एफ ही आएगा बोलो। क्लियर? अच्छा ये एफ दोनों बराबर और दोनों अपोजिट, तो बताओ एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। मतलब आंसर तो फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स है, पर अपने को 0 याद नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझे बोलो, समझा हुआ होना चाहिए। अब किसी के दिमाग में आए सर बाकी सब समझ में आ गया, ये 120 पे होते हैं तो सेम कैसे आता है बोलो, बात समझ। तो वो मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, वो मैथ्स की चीज है। बस प्रूव इसलिए कर रहा हूँ कि पूरी फिजिक्स में कभी भी दो वेक्टर एक 120 पे हो तो उनका रिजल्टेंट वो ही आप कर पाओ। बस पहले बताओ बाकी सब समझ में आ गया बोलो, अरे बाकी सब समझ में आ गया ना। बस हमें क्या देखना है कि ये वापस यही कैसे आया, और यही समझना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ में आ गया, बस हमें ये देखना है। क्लियर? देखो क्या करके बता रहा हूं, नोट करके बता रहा हूं। सबसे पहले फिजिक्स कहता है जब दो वेक्टर, क्लियर बोलो, ये A1 है और ये A2 है, जब थीटा एंगल पे होते हैं, क्लियर, और जब भी कभी उनका रिजल्टेंट निकालना होता है, क्लियर, तो रिजल्टेंट निकालना होता है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है बोलो, रिजल्टेंट कैसे निकलता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा का रूट, इससे निकलता है। ये फिजिक्स कहता है, बोलो बात समझ में। अब मैंने कहा अगर ऐसी बात है, क्लियर, आज मैंने देखा कि ये मेरे दो फोर्स है, क्लियर, और मैंने कहा एंगल कितना है, 120, बोलो बस एंगल कितना है, 120। ओके, यहाँ पर मैं एफ नेट करूंगा, बोलो यहाँ पर F1 स्क्वायर करूंगा, यहाँ पर F2 स्क्वायर करूंगा, यहाँ एफ और cos 120 करूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बोलो, अब से मैं करूं ओके। अब मैंने कहा यार cos 120 की वैल्यू मैं जानता ही नहीं हूं, तो मैथ्स क्या कहता है कि cos 120 बोलो आपसे मैं करूं इजिकल टू क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब cos 90 प्लस थीटा, अरे cos 90 प्लस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा, ये मैथ्स का फॉर्मूला है। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ये मेरा 120 है, क्लियर, तो मैं इसको ये तो कर ही सकता हूँ cos 90 प्लस 30, इसको मैं माइनस साइन 30 कर सकता हूँ। क्लियर? हाँ या ना? ओके। अच्छा मैंने कहा यार माइनस साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, क्लियर, तो यहाँ पर एफ नेट, क्लियर, बोलो मैंने कहा यहाँ पर एफ, बताओ ये F1 ये 2F स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओके, यहाँ पर भी 2F स्क्वायर, और यहाँ पर जब माइनस 1/2 कर दो, बोलो बात समझ में, ओके, तो ये कट हो गया बोलो बात समझ में, हाँ या ना? ओके। अच्छा फिर मैंने क्या देखा, यहाँ पर ये एफ नेट इजिकल टू यहाँ पर 2F स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, 2F स्क्वायर में से एफ स्क्वायर घटा, बचा क्या, एफ स्क्वायर। ओके, अच्छा एफ स्क्वायर पे रूट है तो बचा क्या, एफ। अरे अब तो मेरी बात समझ में आई। अच्छा ऐसा आपको कभी करना है क्या? नहीं। आपको मैंने क्या विश्वास दिला दिया कि पूरी फिजिक्स में जब भी
120 के एंगल पे दो चीजें हो तो उनका रिजल्टेंट वही आता है। बोलो बात समझ में? मैंने क्या बताया समझ में आया? बोलो। ये मैं आपको क्यों बताता हूँ, छोटी छोटी बातें, जिससे आपको पक्का विश्वास हो जाए कि यहाँ एफ एफ से मैंने एप कैसे किया। अब तो हो ही जाएगा। बोलो बात समझ ना? क्या बताना चाह रहा था, समझे नहीं समझे? बोलो। ओके, नोट करोगे? क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारी हमेशा हमेशा के लिए पक्की होगी कि जब भी दो वेक्टर सेम वेक्टर 120 पे हो तो उनका रिजल्टेंट किसी एक के बराबर, बोलो आप सब में को, सेम ही आता है। क्लियर? तो एफ एफ 120 तो एफ कर दिया, और एफ एफ सेम है और अपोजिट है, तो नेट क्या आएगा? जीरो ही आएगा। बोलो बात समझना? तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता, अपने को तो जीरो ही करना है डायरेक्ट, लेकिन समझा हुआ होगा तो देखते ही याद आ जाएगा। और बोलो समझे समझे? बोलो क्लियर? ओके। तो इसका सॉल्यूशन तो 10 सेकंड का था। बोलो बात समझ ना? फिर मैंने आपको बताया कि ये कैसे हुआ। बोलो बात समझ ना? तो इसके लिए मैंने आपको ये बात बताई। आई बात समझ में? बोलो ओके। आज क्या सिखाया? बोलो जी। आज सारी कहानी किस पे बेस्ड थी? बोलो एफ बराबर जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ओके।